इस फिल्म की कहानी USCSS नॉस्ट्रोमो शिप के मलबे के बीच शुरू होती है। वेलेंट यूटानी कॉर्पोरेशन का एक जांच दल इस शिप के मलबे से एक नमूना इकट्ठा करता है जो कि असल में एक जेनोमॉर्फ का कोकून था, जिसे काटकर रिसर्चर्स की टीम इसके अंदर से जेनोमॉर्फ को आगे अध्ययन करने के लिए ले जाती है। इसके बाद कहानी हमें रिंग प्लैनेट LV-410 के जैक्सन स्टार माइनिंग कॉलोनी में काम करने वाली रेन की जिंदगी में ले जाती है, जो कि एक खराब हो चुके सिंथेटिक ह्यूमन रोबोट एंडी, जिसे वो अपना भाई मानती थी, के साथ यहाँ रहती थी। इस माइनिंग फैसिलिटी में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा कर चुकी थी, जिसके बाद वो यवागा प्लैनेट में रहने के लिए जाने वाली थी। लेकिन उसे माइनिंग कंपनी के ऑफिस में पता चलता है कि कंपनी ने बिना बताए ही वर्कर्स की कमी के चलते सभी एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट को 6 साल और बढ़ा दिया है। दुखी मन से रेन बाहर आती है जब उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड टाइलर का वीडियो मैसेज आता है, जिसमें वो उसे एक बहुत ज़रूरी काम के लिए मिलने के लिए बुलाता है और साथ में एंडी को भी लाने के लिए कहता है। रेन एंडी को लेकर टाइलर के ट्रेलर में पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात टाइलर की बहन के और इनके चचेरे भाई बियॉन और उसकी गर्लफ्रेंड नवारो से भी होती है। टाइलर रेन को बताता है कि इन्हें इनकी प्लैनेट से 200 मील ऊपर एक वेलेंट यूटानी कॉर्पोरेशन के डीकमीशन शिप रेनेसेंस के बारे में पता चला है, जो इनकी ऑर्बिट में आ गया है, जिसे इस कॉर्पोरेशन ने ऐसे ही छोड़ दिया है। इनका प्लान ये है कि इस शिप से क्रायोस्टेसिस स्पॉट्स को ये लोग चुरा लेंगे, जो इन्हें सुरक्षित युवागा प्लैनेट तक पहुंचाने में मदद करेगा, जहां पहुंचने के लिए इन्हें 9 साल का वक्त लगना था। इस मिशन के लिए इन्हें एंडी की खास रूप से जरूरत थी, क्योंकि इनमें सिर्फ वही इस शिप के टर्मिनल को एक्सेस कर सकता था, क्योंकि वो भी वेलेंट यूटानी कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था। लेकिन रेन इस प्लान के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इस मिशन के चक्कर में ये सभी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, और उसे अपने भाई एंडी के लिए भी बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि ये लोग एक खतरनाक काम के लिए एंडी का इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन टाइलर उसे ये कहते हुए कन्विंस कर लेता है कि ये माइनिंग कंपनी हमें कभी भी यहाँ से निकलने नहीं देगी, भले ही चाहे हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा क्यों ना हो जाए। इसलिए हमें खुद ही कुछ करके यहाँ से निकलना होगा। कुछ ही समय में ये सभी एक माइनिंग शिप, जिसका नाम कोर्बेलान था, उसे लेकर इस डीकमीशन शिप की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन जब ये रेनेसेंस शिप के पास पहुंचते हैं, ये कोई छोटा मोटा शिप नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन था, जो 2 भागों में बटा हुआ था, रोमुलस और रेमोस के नाम से। इन्हें तभी अपने शिप के जरिए ये भी पता चलता है कि करीबन 36 घंटों में रेनेसेंस शिप इनके प्लैनेट के आउटर रिंग से टकराने भी वाला था। ये बात सुन सभी घबरा जाते हैं, लेकिन टाइलर सभी को शांत करते हुए कहता है कि इनका काम आधे घंटे में ही खत्म हो जाएगा, इसलिए इन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एंडी के जाने से पहले रेन उसे कहती है कि वो एक बार फिर सोच ले इस मिशन पर जाने के बारे में, लेकिन एंडी कहता है कि रेन के पिता ने उसे रेन का हर हाल में ख्याल रखने का ऑर्डर दिया था, इसलिए वो ये रेन की खुशी के लिए कर रहा है, उसी में उसकी भी खुशी है। जिसके बाद कोबलान शिप को रेनेसेंस शिप से कनेक्ट कर एंडी की मदद से ये इस शिप के अंदर घुस जाते हैं। इन्हें किस्मत से 5 क्रायोस्टेसिस पॉड्स बिल्कुल सही हालत में मिल जाते हैं, लेकिन टाइलर के पॉड्स को चेक करने पर पता चलता है कि इनमें केवल 3 साल तक की ही चलने का क्रायोफ्यूल मौजूद था, जबकि इन्हें 9 साल तक क्रायोस्टेसिस पॉड्स को चलाने के लिए क्रायोफ्यूल चाहिए था। टाइलर तुरंत एक डिवाइस निकालता है और इस शिप को स्कैन करके क्रायोफ्यूल डेपो की लोकेशन को ढूंढ लेता है, जिसके बाद क्रायोस्टेसिस पॉड्स को ये कोबलान शिप में शिफ्ट कर देते हैं। तभी अचानक की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे उल्टी आ जाती है। रेन की हालत से समझ जाती है कि वो प्रेग्नेंट है। बच्चे के बाप के बारे में रेन के पूछने पर के उसे बताती है कि कोई बेकार सा लड़का इस बच्चे का बाप है। वो रेन को ये भी कहती है कि इस बारे में वो टाइलर को प्लीज कुछ न बताए। उधर टाइलर, बियॉन और एंडी क्रायो डेपो की तरफ बढ़ने लगते हैं, जब गलती से बियॉन एंडी को ये बता देता है कि युवागा प्लैनेट पर सिंथेटिक ह्यूमंस अलाउ नहीं है। ये बात रेन ने अभी तक एंडी को बताई नहीं थी। टाइलर बात को संभालते हुए कहता है कि एंडी, तुम रेन को गलत मत समझना, पर युवागा प्लैनेट पर असल में सिंथेटिक ह्यूमंस को ले जाना एक जुर्म है। अगर रेन ने ऐसा किया तो उसे जेल भी हो सकती है, जिसका मतलब है कि तुम्हें युवागा प्लैनेट पर पहुंचने पर डीकमीशन कर दिया जाएगा। लेकिन एंडी फिर भी कहता है, कोई बात नहीं, अगर इसमें रेन की भलाई है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। ये बात रेन भी सुन रही थी। वो ये बात एंडी को बताना चाहती थी, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। क्रायोस्टेसिस पॉड्स को सिक्योर करने के बाद नवारो कोबलान शिप को दोबारा से रेनेसेंस शिप से जोड़ लेती है।
उधर रेनेसन शिप पर तीनों आगे बढ़ जाते हैं जब इन्हें एक आधा कटा हुआ सिंथेटिक ह्यूमन भी मिलता है, जिसका एक हाथ बुरी तरह से जला हुआ था, मानो जैसे उसका हाथ एसिड में चला गया हो। टाइलर को ये देख कुछ ठीक नहीं लगता। वो तुरंत कहता है, चलो यहाँ से जल्द क्रायोफ्यूल लेते हैं और निकल जाते हैं। कुछ समय बाद ये लोग कूलिंग चैम्बर के सामने पहुंचते हैं, जहां इन्हें फाइनली क्रायोफ्यूल मिल जाता है। टाइलर और बियॉन इस फ्यूल को जैसे ही निकालते हैं, अचानक शिप के कंप्यूटर लॉकडाउन इनिशिएट कर देता है, जिसके कारण ये तीनों इस कूलिंग चैम्बर के अंदर बंद हो जाते हैं। एंडी दरवाजे को खोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। उसने पूरे शिप को एक्सेस करके रिबूट किया था, लेकिन रहस्यमय तरीके से उसके पास इस आम से रूम का दरवाजे को खोलने का क्लियरेंस नहीं था। उधर कोबलान शिप में रेन, जो इन तीनों की गतिविधियों पर नजर रख रही थी, वो कहती है, मुझे लगता है ये कोई आम रूम नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अगले ही पल रेन और नवारो भी रेनेसन शिप में इन तीनों की मदद करने के लिए आ जाते हैं। रेन को भी वो आधा कटा हुआ सिंथेटिक ह्यूमन दिखता है। वो तुरंत इस सिंथेटिक ह्यूमन के अंदर से उसका डिस्क निकाल लेती है, ताकि इस डिस्क को एंडी के अंदर डाल दिया जाए, जिससे उसे इस शिप का जरूरी सिक्योरिटी एक्सेस पूरी तरह से मिल जाएगा। उसी दौरान नवारो को एक एक्सरे टॉर्च भी मिल जाती है, जिसके जरिए शरीर के अंदर देखा जा सकता था। उधर उस लॉक्ड रूम में एंडी को बड़े ही अजीब से जीव बहुत बड़ी मात्रा में फ्रीज करके रखे हुए दिखते हैं। उसी पल टाइलर क्रायोफ्यूल को पूरी तरह निकाल लेता है, जिसके कारण ये जमे हुए जीव डिफ्रीज होने लगते हैं। रेन तुरंत इनके पास पहुंचकर डिस्क टाइलर को देकर उसे एंडी के अंदर डालने के लिए कहती है। डिस्क को एंडी के अंदर डालते ही वो दोबारा से रिबूट होने लगता है। ये लोग इस बात से अनजान थे कि वो जमे हुए जीव डिफ्रीज होने के बाद जिंदा हो चुके थे, जो धीरे धीरे कमरे की फ्लोर में मौजूद पानी में गिरने लगे थे। टाइलर क्रायोफ्यूल को अपने बैग में रख रहा होता है कि तभी वो किसी चीज को पानी में तैरता हुआ देखता है। उसी पल ये जीव बियॉन को नीचे गिरा देता है। वो खुद को संभाल ही रहा होता है कि ये मकड़ी जैसा जीव सीधा उसके सिर पर हमला कर देता है। बियॉन जैसे तैसे उसे अपने सिर से निकाल इस रूम के दरवाजे पर दे मारता है, जिसे रेन और नवारो भी देख लेती हैं। ये जीव दोबारा से पानी में कहीं गुम हो जाता है। टाइलर इस जीव को इधर उधर ढूंढने की कोशिश करने लगता है कि तभी एंडी के पीठ से ये जीव सीधा टाइलर के मुंह से चिपक जाता है और कोई अजीब सी चीज उसके मुंह के अंदर डालने की कोशिश करने लगता है। बियॉन टाइलर को बचाने के लिए तुरंत अपनी टेजर गन से इस जीव को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिससे ये जीव तो टाइलर से अलग होकर भाग जाता है, लेकिन इसके कारण टाइलर को भी बहुत जोर का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो बेहोश हो जाता है। एंडी अभी भी रिबूट स्टेट में ही था। रेन इन्हें बचाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर से दरवाजे के शीशे पर जोर जोर से मारने लगती है, जिसके कारण उसमें दरार आ जाती है। उधर रूम के अंदर टाइलर होश में आता है कि तभी ऊपर से ये जीव उस पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन बिल्कुल ऐन वक्त पर एंडी ऑन हो जाता है और इस जीव को पकड़कर सीधा रूम की दीवार पर जोर से मारकर खत्म कर देता है और तुरंत इस रूम के दरवाजे को खोल देता है। ये तीनों बाहर आ जाते हैं। रेन तुरंत इस रूम के दरवाजे को बंद कर देती है और ये सभी यहाँ से भाग निकलते हैं। रूम के अंदर मौजूद ये ढेर सारे जीव इस दरवाजे के दरार पड़े हुए शीशे को तोड़ बाहर आ जाते हैं और इनके पीछे पड़ जाते हैं। एक दूसरे रूम में पहुंच सभी के अंदर आते ही एंडी तुरंत इस रूम का दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन इनमें से एक जीव अंदर आ जाता है और सीधा नवारो के चेहरे से चिपक जाता है और उसके गले को अपनी पूंछ से कसकर पकड़ लेता है। नवारो बेहोश हो जाती है। टाइलर और बियॉन तुरंत इस जीव को नवारो के चेहरे से निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ऐसा करने पर यह जीव नवारो का गला और बुरी तरह से घोटने लगता है। रेन तुरंत इन्हें रोकती है। तभी एंडी इन सभी को बताता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि ये जीव नवारो के साथ क्या कर रहा है, लेकिन हाँ, इतना मैं पूरी श्योरिटी से कह सकता हूँ कि नवारो को सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हो रही। अगर हमने इस जीव को ज्यादा परेशान किया तो ये इसकी गर्दन को तोड़ भी सकता है। फिर एंडी सभी को बताता है कि इस डिस्क ने ना ही सिर्फ उसके क्रेडेंशियल्स को अपग्रेड किया है, उसके एआई सिस्टम को भी अपग्रेड कर दिया है, जिसके कारण उसकी सारी खराबियां बिल्कुल ठीक हो गई हैं। एंडी फिर सुझाव देता है कि हम इस कटे हुए सिंथेटिक ह्यूमन को रिबूट करके ऑन कर लेते हैं। इससे ज़रूर हमें कुछ ना कुछ जानकारी इस जीव के बारे में मिल जाएगी। इस सिंथेटिक ह्यूमन को ऑन किया जाता है, जो ऑन होने पर अपना नाम रुक बताता है, जो इस शिप का साइंस ऑफिसर था, जो फिर इन्हें बताता है कि इस लड़की को अब बचाया नहीं जा सकता। अगर तुम्हें इसकी इतनी ही चिंता है तो इसे अभी मार दो और यहाँ से तुरंत भाग जाओ, नहीं तो तुम सब के सब मारे जाओगे। ये एक जेनोमॉर्फ एलियन के साइकिल का सेकंड स्टेज परजीवी जीव है, जिसे फेस हगर कहते हैं, जो इस लड़की को बेहोश कर इसके अंदर एक सीड को प्लांट कर रहा है, जिसके कारण कुछ ही समय में इसके अंदर से एक बहुत खतरनाक एलियन जीव बाहर निकलेगा।
रूक फिर ऊपर एक मरे हुए जीव की तरफ इशारा करता है जिसका नाम वो X-121 ज़ेनोमॉर्फ बताता है। रूक फिर आगे बताता है कि इस ज़ेनोमॉर्फ के साथ ह्यूमंस का सामना पहली बार USS नॉस्ट्रोमो शिप के क्रू मेंबर्स के साथ हुआ था। इस जीव ने शिप के सभी क्रू मेंबर्स को मार डाला था। रिप्ले नाम की सिर्फ एक ही क्रू मेंबर बची थी जिसने इस एलियन को आउटर स्पेस में शिप से बाहर धकेल कर मार दिया था। रेनेसेंस शिप के साइंटिस्ट इस ज़ेनोमॉर्फ एलियन जीव पर रिसर्च कर रहे थे ताकि उसकी रिवर्स बायो इंजीनियरिंग कर सकें। इसीलिए इतने सारे फेस हगर्स इस शिप में स्टोर्ड थे। ठीक 170 दिन पहले इन्हें नॉस्ट्रोमो शिप से रिप्ले के द्वारा बाहर धकेला गया ज़ेनोमॉर्फ एक कोकून के अंदर मिला जिसे ये लोग रेनेसेंस में ले आए। लेकिन शिप के अंदर आते ही ये जीव दोबारा से जीवित हो गया और उसने शिप के क्रू को मारना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से शिप के क्रू ने इसे मार दिया, लेकिन इसके शरीर से निकलने वाले एसिड जैसे खून ने शिप में सुराख कर दिया। शिप में डिकम्प्रेशन के कारण एक बहुत बड़ा धमाका हो गया जिसमें शिप का बचा कुचा क्रू भी मारा गया। रूक ने शिप टाइमली सील भी कर दिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी बियॉन रूक को चुप होने के लिए कहता है और नवारो की मदद करने के बारे में सोचने के लिए कहता है। तभी रेन कहती है अगर हम फेस हगर की पूंछ के शुरुआती हिस्से को क्रायोफ्यूल से जमा दें तो वो नवारो के गले को कुछ नहीं कर पाएगा। एंडी कहता है हाँ, शायद इस चीज से काम बन जाएगा। अगले ही पल ये क्रायोफ्यूल की मदद से फेस हगर की पूंछ के शुरुआती हिस्से को जमा देते हैं, जिसके कारण इस जीव के पूंछ का बाकी का हिस्सा बेजान हो जाता है। बियॉन तुरंत नवारो के चेहरे से इस जीव को निकालकर फेंक देता है जो वहां से भाग जाता है। तभी एकदम से घबराते हुए नवारो को भी होश आ जाता है, लेकिन रूक कहता है शायद वो फेस हगर अपना काम कर चुका है। नवारो का मरना तय है। नवारो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसके बारे में क्या बात हो रही है। बियॉन के साथ सभी लोग नवारो को वापस कोबलान शिप में ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। उसी पल रूक एंडी को समझाते हुए कहता है कि ये सभी इमोशनल होकर फैसला कर रहे हैं, इसलिए एंडी को ही इन्हें बचाने के लिए ये मुश्किल फैसला लेना होगा, जिसका मतलब था नवारो को कोबलान शिप में ले जाने से रोकना, क्योंकि रूक के मुताबिक अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये सभी इंसान मारे जाएंगे। एंडी तुरंत इन्हें जाने से रोकने लगता है। रेन एंडी के इस बर्ताव से थोड़ा चौंक पड़ती है, लेकिन तभी बियॉन एंडी को टेजर गन से इलेक्ट्रिक शॉक देकर नीचे गिरा देता है, जिसके कारण वो कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश हो जाता है। बियॉन फिर तुरंत नवारो को लेकर वहां से चला जाता है। दोबारा होश में आते ही एंडी तुरंत इन्हें रोकने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन बियॉन और नवारो कोबलान शिप में पहुंच जाते हैं और उसे रेनेसेंस शिप से अलग कर लेते हैं। के भी नवारो के पास पहुंचते हैं जो शिप को उड़ाने के लिए तैयार कर रही थी। के पूछने पर नवारो उसे सारी बात बता ही रही होती है कि तभी उसे छाती में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो तुरंत के को उसके बैग के अंदर से एक्सरे टॉर्च को निकालने के लिए कहती है। इस टॉर्च की मदद से वो जैसे अपनी छाती के अंदर देखती है, उसे कोई चीज अपने अंदर हिलते हुए दिखती है। ये चीज उसकी छाती को बुरी तरह से फाड़ने की कोशिश करने लगी थी। नवारो दर्द के मारे नीचे गिर जाती है और तड़पने लगती है और तड़पते हुए शिप के फ्लाइंग हैंडल को लात मार देती है, जिसके कारण शिप बेकाबू होकर उड़ने लगता है और फिर के सामने नवारो की छाती को फाड़कर एक छोटा सा जीव बाहर निकलता है जो इस ज़ेनोमॉर्फ एलियन का थर्ड स्टेज था, जिसे चेस्टबस्टर्स कहते हैं। उसी समय बियॉन भी इनके पास पहुंचता है। नवारो की ऐसी हालत देख वो दंग रह जाता है। तभी इनका ये शिप रेनेसेंस शिप से पूरी तरह टकराते हुए उसके लैंडिंग हैंगर में घुस जाता है और एक बहुत बड़ा छेद कर देता है। रूक तुरंत पूरे शिप को एक्सप्लोसिव डिकम्प्रेशन से बचाने के लिए इस हैंगर के डॉकिंग बे डोर्स को बंद कर देता है। ये सब कुछ टाइलर, रेन और एंडी भी देख रहे थे। टाइलर तुरंत कोबलान शिप में अपने साथियों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसी पल रेनेसेंस शिप की मदर कंप्यूटर ये वार्निंग देती है कि इस टक्कर के कारण ये शिप अब अगले 46 मिनट में प्लैनेट की रिंग से टकराने वाला है, जिसे पहले 36 घंटों का समय लगना था। उधर ये वार्निंग सुनते ही रूक शिप के मदर कंप्यूटर से किसी कंपाउंड Z01 की स्टेटस के बारे में पूछता है। मदर कंप्यूटर उसे बताती है कि यह कंपाउंड बिल्कुल सुरक्षित है। उधर टाइलर और रेन तुरंत लैंडिंग हैंगर की तरफ जाने का फैसला करते हैं ताकि अपने साथियों की मदद कर सके, लेकिन आगे लैब से निकले हुए फेस हगर्स इनका रास्ता रोके हुए थे। रेन एंडी को बुलाती है, लेकिन वो आसपास कहीं था ही नहीं। एंडी को रूक ने अपने पास बुला लिया था, जो उसे याद दिलाता है कि डिस्क के जरिए अपग्रेड होने से अब उसके मिशन डायरेक्टिव्स बिल्कुल बदल चुके हैं। अब रेन नहीं बल्कि वेलैंड यूटानी कंपनी का मिशन उसके लिए ज़रूरी हो गया है। जिसके बाद एंडी रेन और टाइलर के पास वापस पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि उनकी मदद करने के लिए वो रूक से इस बारे में डिस्कस करने गया था।
वो फिर इन दोनों को बताता है कि फेस हगर्स देख नहीं सकते, ये सिर्फ तुम्हारे शरीर के टेम्परेचर और थोड़ा बहुत आवाज़ को सुनकर तुम पर हमला कर सकते हैं। रेन कहती है कि हम अगर शिप के टेम्परेचर को हमारे शरीर के साथ मैच कर दें तो शायद इन जीवों के लिए हमें देख पाना मुश्किल हो जाएगा। शिप के टेम्परेचर को ये इनके शरीर से मैच कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एंडी इन्हें समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें बिल्कुल भी डरना नहीं या एक्साइट नहीं होना है। अगर इन्होंने ऐसा किया तो ये फेस हगर्स इन्हें देख लेंगे, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए शांत रहना। जिसके बाद ये इस हिस्से का दरवाज़ा खोल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। इनके चारों तरफ ढेर सारे फेस हगर्स मौजूद थे जिन्होंने जगह जगह पर इंसानों को बुरी तरह से मारा हुआ था। उधर कोबलान शिप में केक को होश आता है। वो शिप से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है जब उसे चेस्ट बस्टर की चमड़ी नीचे पड़ी हुई दिखती है, जिसके पास ही एक बहुत बड़ी अंडे जैसी चीज मौजूद थी। तभी वहाँ बियॉन भी आ जाता है जो इस अंडे के अंदर टेजर गन को डाल देता है ताकि इसके अंदर मौजूद जेनोमॉर्फ को वो मार सके। लेकिन तभी इस अंडे के अंदर से वही एसिड जैसा खून इस टेजर गन को गला देता है और उसी पल एक नोकीली चीज निकल बियॉन के चेहरे पर वार कर देती है। वो नीचे गिर पड़ता है और उसके ऊपर इस अंडे से निकल रहा खूनी एसिड गिरने लगता है, जिसके कारण बियॉन के शरीर में हर जगह छेद हो जाते हैं, उसकी उंगलियां तक गल जाती हैं और फिर उसके छाती में एसिड गिरने के कारण वो मर जाता है। कि ये सब देख शिप का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगती है। तभी उस अंडे का मुंह भी खुलता है और उसके अंदर से जेनोमॉर्फ धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। उधर एंडी, रेन और टाइलर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं जब अचानक टाइलर को की आवाज़ रेडियो पर आती है। वो शिप के दरवाजे को खोल नहीं पा रही थी। टाइलर उसे धीरे धीरे बताता है कि गेट को खोलने के लिए उसे कीज को घुमाना होगा और फिर एक लीवर को डाउन करना होगा। उसकी आवाज़ को सुन फेस हगर्स धीरे धीरे इनके पास आने लगते हैं। उधर के कीज को ढूंढने लगती है और वो जेनोमॉर्फ भी धीरे धीरे अब पूरी तरह से अंडे से बाहर आ चुका था। ठीक उसी पल एंडी को कीज मिल जाती है और वो तुरंत शिप के गेट को खोल लेती है और पीछे देखते हुए आगे की तरफ भागने लगती है। लेकिन तभी वो बहुत ऊंचाई से जोर से नीचे गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। उसके गिरने की आवाज़ रेन और टाइलर भी सुनते हैं। ये दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं, जिसके लिए एंडी ने साफ मना किया था। अगले ही पल फेस हगर्स इन पर हमला करने लगते हैं। ये तीनों तेजी से इनसे बचते हुए भागने लगते हैं। भागते हुए टाइलर तुरंत इन जीवों का ध्यान बटाने के लिए लाल फ्लेयर जलाकर एक तरफ को फेंक देता है, जिससे कुछ फेस हगर्स इस लाल रोशनी की हीट को सेंस कर इसकी तरफ चले जाते हैं। लेकिन अभी भी काफी सारे फेस हगर्स इनके पीछे थे। एंडी पहले ही शिप के दूसरे हिस्से में पहुंच चुका था और दरवाजे को बंद करने के लिए तैयार था। जैसे ही रेन और टाइलर अंदर आ जाते हैं, एंडी इस हिस्से के दरवाजे को बंद कर देता है। ये लोग लैंडिंग हैंगर के पास पहुंच चुके थे। उधर के को हैंगर में होश आ चुका था और वो जेनोमॉर्फ से छुपते हुए हैंगर से शिप के दूसरे हिस्से में घुसने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन सारे दरवाजे लॉक थे। तभी वहाँ टाइलर और बाकी लोग भी आ जाते हैं। टाइलर तुरंत एंडी को दरवाजा को खोलने के लिए कहता है, लेकिन तभी एंडी बाहर मौजूद जेनोमॉर्फ को देख लेता है। वो दरवाज़ा नहीं खोलता और रेन और टाइलर को बताता है कि जेनोमॉर्फ इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि हम दरवाज़ा खोलें और केक के साथ साथ वो हमें भी मार डाले। टाइलर और रेन एंडी से बहुत मिन्नतें करते हैं, लेकिन एंडी दरवाज़ा नहीं खोलता। तभी वो जेनोमॉर्फ अपनी पूंछ से केक को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। असहाय रेन और टाइलर कुछ नहीं कर पाते। रोते हुए रेन एंडी को थप्पड़ मार देती है। फिर वो उससे पूछती है, एंडी तुम्हारा मिशन क्या है? एंडी कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ पर अब मेरा एक नया मिशन है। मेरी कंपनी वेलेंट यूटानी कॉर्पोरेशन के हित में जो भी है उस पर काम करना। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए उस जीव के इस रूम में आने से पहले। कुछ समय बाद लिफ्ट के जरिए ये लोग इस शिप के मेन लैब की तरफ बढ़ जाते हैं। रेन के पूछने पर एंडी इन्हें बताता है कि रूक का एक टास्क है जो उसे पूरा करना है। उसके पूरा होते ही रूक हैंगर के डॉकिंग बे डोर्स को खोल देगा और कोबलान शिप को ऑटो पायलट में डाल देगा ताकि ये शिप एंडी को जैक्सन में ड्रॉप कर सके। उसके बाद टाइलर और रेन यवागा प्लैनेट के लिए निकल सकते हैं। कुछ समय बाद ये लोग लैब के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां रूक इन्हें बताता है कि धरती से दूर अंतरिक्ष में रहने के लिए इंसान कभी भी नहीं बना था। उसका शरीर बहुत ही नाजुक और कमज़ोर है। वेलेंट यूटानी कॉर्प ने इन नए ग्रहों पर जहाँ जहाँ भी इंसानों को बसाया, वो आए दिन नई बीमारियों और प्राकृतिक आपदाओं से मरते जा रहे थे। वेलेंट यूटानी कॉर्प इस चीज़ को बदलना चाहता था, इसीलिए इस लैब का निर्माण किया गया ताकि इंसान को एक परफेक्ट सुपर ह्यूमन बनाया जा सके। इसके लिए रूक ने जेनोमॉर्फ के डीएनए से बायो इंजीनियरिंग की मदद से एक काले फ्लूइड को निकाल लिया जिसका नाम कंपाउंड Z01 था, जो जेनोमॉर्फ को उसकी कठिन से कठिन परिस्थितियों में जीने की क्षमता देता था। इस मिरेकल को खोजते हुए मिस्टर वेलेंट ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। फाइनली ये हमारे हाथ लग चुका है।
जिसे इंसान के शरीर में डालने पर ये उसके डीएनए को रीराइट करके एक बेहतर अपग्रेडेड सुपर ह्यूमन को जन्म देगा। रूक फिर इन्हें इस कंपाउंड का टेस्ट वीडियो भी दिखाता है जिसमें एक चूहे को बुरी तरह से कुचलकर मारने के बाद ये कंपाउंड उसके अंदर डाला जाता है। इस कंपाउंड के उसके शरीर में जाते ही चूहे का शरीर चमत्कारी रूप से अपने आप ही पूरी तरह ठीक हो जाता है। एंडी इस कंपाउंड Z01 के इंजेक्शन को निकाल लेता है। उसका टास्क इन इंजेक्शंस को जैक्सन में ले जाकर वेलेंट यूटानी कंपनी को देना था। जैसे ही वो लैब से निकलने की तैयारी करने लगता है तभी रेन स्क्रीन की तरफ इशारा करती है। इन लोगों के पीछे जेनोमॉर्फ भी लैब के बाहर पहुंच चुका था। एंडी तुरंत टाइलर और रेन को F44AA पल्स राइफल दे देता है, लेकिन यह हिदायत देता है कि वो इस जीप पर गोलियां ना चलाएं क्योंकि इस जीप का खून जो एसिड की तरह है वो इस शिप में छेद कर देगा, जिसके कारण डीकम्प्रेशन से शिप में भयंकर धमाका हो जाएगा। वो इन्हें ये राइफल सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जीव इस राइफल से डरते हैं, जिसके कारण ये जीव इन दोनों पर सीधा हमला नहीं करेंगे। इसके बाद ये लोग लैब से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये इस बात से अनजान थे कि जिस चूहे के शरीर में वो कंपाउंड इंसर्ट किया गया था वो ठीक तो हो गया था, लेकिन कुछ समय बाद वो एक मरे हुए रैट जेनोमॉर्फ हाइब्रिड में तब्दील हो गया था। आगे बढ़ते हुए इन्हें एक लिफ्ट तक पहुंचना था जो इन्हें सीधा कोबलान शिप तक ले जाने वाला था, लेकिन इनके रास्ते में तभी जेनोमॉर्फ का एक बहुत बड़ा घोंसला आ जाता है। ये तीनों किसी और रास्ते से जाने का फैसला करते हैं कि तभी टाइलर को की आवाज आती है। वो बिना कुछ सोचे समझे घोंसले के अंदर घुस जाता है। रीन भी उसके पीछे चली जाती है। आगे बढ़ते हुए इन्हें चारों तरफ ढेर सारे इंसानों की लाशें दिखाई देती है जिनकी छाती को फाड़कर चेस्ट बस्टर्स निकल चुके थे। कुछ समय बाद इन्हें अधमरी हालत में के मिल जाती है, लेकिन गले में एक गहरी चोट होने के कारण उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा था। टाइलर के तुरंत एंडी को की मदद करने के लिए कहने पर वो कंपाउंड Z01 के इंजेक्शन को के को लगाने के लिए कहता है। टाइलर ये इंजेक्शन के को लगाने ही वाला होता है कि रेन उसे रोक देती है। उसे इंजेक्शन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो ये सुझाव देती है कि के को तुरंत क्रायोस्टेसिस पॉड में डाल दिया जाए, इससे के का खून बहना बंद हो जाएगा और उसे सही इलाज देने का समय भी इन्हें मिल जाएगा। उसी पल इन्हें ढेर सारे जेनोमॉर्फ्स की आवाज घोंसले में आने लगती है। ये तुरंत वहां से निकल जाते हैं और लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं। टाइलर लिफ्ट के दरवाजे को खोलने लगता है कि तभी एक छिपा हुआ जेनोमॉर्फ अपनी पूंछ से रेन पर हमला करने ही वाला होता है कि टाइलर उसे देख रेन और के सामने आ जाता है, जिसके कारण जेनोमॉर्फ की पूंछ उसके सीने के आर पार हो जाती है जो उसे वहां से ऊपर ले जाता है। जेनोमॉर्फ टाइलर को अपने सामने ले आता है। तभी टाइलर देखता है कि बहुत सारे जेनोमॉर्फ्स इनकी तरफ आ रहे हैं। वो अपनी राइफल से इन्हें गोली मारने ही वाला होता है कि जेनोमॉर्फ के मुंह के अंदर से एक छोटा मुंह निकल टाइलर के सिर में छेद कर उसे मार देता है। रेन और के ये सब कुछ देख रहे थे। उधर एंडी को भी एक जेनोमॉर्फ ने हमला कर खराब कर दिया था, जिसके कारण वो पूरी तरह से तड़प रहा था। रेन तुरंत के को लिफ्ट में लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन थोड़ा ऊपर आने के बाद उसे एंडी के लिए बुरा लगने लगता है। वो लिफ्ट को रोक देती है और के को कंपाउंड Z01 के इंजेक्शन के साथ लिफ्ट से सीधा कोबलान शिप में जाकर क्रायोस्टेसिस पॉड में लेट जाने के लिए कहती है ताकि वो शिप ऑटो पायलट मोड में उसे जैक्सन तक ले जाए। जिसके बाद रेन लिफ्ट की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और के को ऊपर शिप की तरफ भेज देती है, लेकिन तभी के पेट में दर्द होने लगता है। उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। अपने बच्चे को बचाने के लिए वो तुरंत खुद को इंजेक्शन लगा लेती है। उधर के जैसे ही नीचे पहुंचती है जेनोमॉर्फ्स वहां से जा चुके थे। एंडी अभी भी तड़प रहा था। रेन तुरंत एंडी के मॉड्यूल से वो डिस्क बाहर निकाल लेती है और एंडी को दोबारा से रिबूट करती है। रिबूट होते ही पुराना एंडी वापस आ जाता है, लेकिन तभी जेनोमॉर्फ्स लिफ्ट की तरफ से दोबारा वहां आ जाते हैं। मजबूरन रेन और एंडी को लिफ्ट के दूसरी तरफ भागना पड़ता है, लेकिन लिफ्ट की दूसरी तरफ का दरवाजा बंद था, जिसे रूक खोलने से मना कर देता है क्योंकि ऐसा करने पर कंपाउंड Z01 खतरे में पड़ सकता था। डिस्क के निकाल देने के कारण अब एंडी भी शिप के दरवाजों को खोल नहीं पा रहा था। उधर के भी शिप में वापस पहुंच जाते हैं, जिसे रूक झूठ कह देता है कि उसके सभी साथी मर चुके हैं। इसलिए वो तुरंत शिप के रिमोट बटन को दबाकर रूक को कंट्रोल्स दे दे ताकि वो शिप को ऑटो पायलट में वापस जैक्सन पहुंचा दे, लेकिन के बटन को नहीं दबाते। उधर रेन और एंडी कोई रास्ता न होने के कारण अपनी मौत का इंतजार करने लगे थे कि तभी रेन को जीरो ग्रेविटी का ध्यान आता है। ऐसा करके वो जेनोमॉर्फ्स पर गोलियां चला सकते थे क्योंकि जीरो ग्रेविटी में अगर उनका खून निकल भी जाए तो हवा में तैरता रहेगा और शिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वो तुरंत शिप की ग्रेविटी को ऑफ कर देती है। एंडी उसे पकड़ लेता है और रेन राइफल के ऑटो एमिंग फीचर को ऑन कर लेती है जो उसे एम करने में मदद करेगा। तभी वहां जेनोमॉर्फ्स भी आ जाते हैं जो अब हवा में तैरने लगे थे। जैसे ही पहला जेनोमॉर्फ इन पर हमला करता है, रेन ट्रिगर दबा देती है। गोली सीधा जेनोमॉर्फ के सिर में लगती है और वो मर जाता है और बिल्कुल रेन के प्लान के मुताबिक उसका खून हवा में तैरने लगता है।
फिर क्या था, रेन अंधाधुंध गोलियां चला देती है और इनकी तरफ हमला करने आ रहे ज़ेनोमॉर्फ्स को बुरी तरह से मार डालती है। ज़ेनोमॉर्फ्स को तो ये खत्म कर देते हैं, लेकिन अब इन्हें लिफ्ट तक जाना था, जिसके लिए इन्हें ज़ेनोमॉर्फ्स के तैरते खून को पार करना था। बड़ी सावधानी से दोनों इस एसिड जैसे खून से बचकर लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं। उधर शिप की ग्रेविटी कुछ समय में दोबारा से ऑन भी होने वाली थी। ये दोनों लिफ्ट का गेट बंद कर लेते हैं, लेकिन बिना ग्रेविटी के लिफ्ट नहीं चलने वाली थी। लिफ्ट के टनल में बह रही तेज हवा में उड़कर ये ऊपर अपने शिप तक जाने का फैसला करते हैं। ये दोनों जैसे ही कूदते हैं, एंडी तो ऊपर की तरफ उड़ जाता है, लेकिन रेन नहीं उड़ पाती क्योंकि उसका पैर एक ज़ेनोमॉर्फ पकड़ लेता है। तेज हवा के कारण एंडी मदद के लिए नीचे भी नहीं आ पाता। रेन तुरंत अपनी राइफल से इस ज़ेनोमॉर्फ के हाथ पर गोली मार देती है और ऊपर की तरफ कूद जाती है, जिस दौरान उसके हाथ से उसकी राइफल भी छूट जाती है। उधर नीचे ज़ेनोमॉर्फ के खून से लिफ्ट के गेट का दरवाजा गल जाता है। एंडी लिफ्ट की सीढ़ियों को पकड़कर रेन का इंतजार करने लगता है, जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन तभी शिप की ग्रेविटी वापस ऑन हो जाती है और रेन एंडी के हाथ को पकड़ पाती उससे पहले ही वो नीचे गिरने लगती है और उसके साथ साथ ऊपर से लिफ्ट भी नीचे गिरने लगती है। एंडी तुरंत लिफ्ट को रोक लेता है। उधर रेन लिफ्ट के टनल में गिरती जा रही थी कि तभी एक ज़ेनोमॉर्फ उसे अपनी पूंछ से पकड़ लेता है, लेकिन ग्रेविटी के वापस आते ही ज़ेनोमॉर्फ का वो ढेर सारा खून नीचे गिरने लगता है, जिसके कारण शिप में छेद हो जाता है और डिकम्प्रेशन के कारण तेजी से हवा बाहर खींचने लगती है, जिसके कारण रेन भी ज़ेनोमॉर्फ के चुंगल से छूट जाती है और लिफ्ट की सीढ़ियों को पकड़ लेती है। तभी वो देखती है कि और भी बहुत सारे ज़ेनोमॉर्फ इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी एंडी से भी लिफ्ट भारी होने के कारण छूट जाती है, जो धड़धड़ाते हुए तेजी से नीचे गिरने लगती है। सीढ़ियों वाले हिस्से में होने के कारण रेन तो नीचे गिरते हुए लिफ्ट से बच जाती है, लेकिन नीचे से उसकी तरफ बढ़ रहे ज़ेनोमॉर्फ्स इस लिफ्ट की चपेट में आकर मर जाते हैं। लिफ्ट नीचे गिरकर शिप को भी दोबारा से सील कर देती है, लेकिन रेन के सामने वाला ज़ेनोमॉर्फ अभी भी जिंदा था, जो उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ एक फेसहगर भी आ जाता है, जो रेन की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही फेसहगर रेन की तरफ कूदता है, तभी ऊपर से गोली चलती है। ये एंडी था, जो इस फेसहगर को मारने के बाद ज़ेनोमॉर्फ के ऊपर गोलियां बरसाते हुए उसे खत्म कर देता है। कुछ समय बाद ये दोनों तुरंत वापस कोबलान शिप के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी पल रेनेसेंस शिप भी अब प्लैनेट LV-410 के रिंग्स से टकराने लगा था, जिसके कारण शिप तबाह होने लगता है। रेन और एंडी शिप के अंदर आ चुके थे, जिसके बाद रेन तुरंत रिमोट बटन को दबा देती है। रूक तुरंत शिप को रेनेसेंस शिप के तबाह होने से पहले उड़ा ले जाता है और प्लैनेट LV-410 की तरफ ले जाने लगता है। रेन अगले ही पल ऑटो पायलट को ऑफ कर देती है। ये देख रूक रेन पर बहुत चिल्लाता है कि ऐसा कर वो इंसानी इतिहास के एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट को रोक रही है। वो एंडी को भी उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन अब एंडी रेन के साथ था। ठीक उसी पल रेनेसेंस शिप पूरी तरह से तबाह हो जाता है और उसके साथ साथ रूक भी, जिसके बाद रेन अब यवागा प्लैनेट की तरफ जाने लगती है। एंडी उसे मना भी करता है क्योंकि यवागा प्लैनेट पर सिंथेटिक ह्यूमन अलाउड नहीं थे, लेकिन रेन नहीं मानती। वो उसे अपने साथ लेकर जा रही थी, जिसके बाद वो एंडी को शिप से कनेक्ट कर देती है ताकि वो इस 9 साल की जर्नी में ऑनलाइन रह सके, और उसे स्लीप मोड में डाल देती है। रेन फिर के को क्रायोस्टेसिस पॉड में लेटा देती है। क्रायोफिल को डालने के बाद वो भी अपने पॉड में लेटने वाली होती है कि तभी के का पॉड का अलार्म बजने लगता है। के की हालत कुछ ठीक नहीं थी। रेन तुरंत पॉड को बाहर निकालती है और देखती है कि के बुरी तरह से तड़प रही थी। रेन जान चाहती है कि उसने वो इंजेक्शन लगा लिया था। तभी के अपने बच्चे को डिलीवर करने लगती है। उसके अंदर से बिल्कुल ज़ेनोमॉर्फ के अंडे जैसी चीज बाहर निकलती है। रेन तुरंत इस अंडे को के की नाल से अलग कर शिप से बाहर फेंकने के लिए जाने लगती है कि तभी अंडे से गिर रहे खूनी एसिड के कारण ये अंडा कपड़े से नीचे शिप के फर्श पर गिर जाता है। शिप में छेद न हो जाए ये सोचकर रेन तुरंत क्रायोफ्यूल से इस अंडे को फ्रीज करने का सोचती है, लेकिन जैसे ही वो इस अंडे को फ्रीज करने वाली होती है, उसे अंडे के अंदर एक इंसानी बच्चा दिखता है। तभी ये अंडा शिप के फर्श के गल जाने के कारण शिप के नीचे मौजूद कार्गो पॉड में जा गिरता है। कार्गो पॉड में छेद हो जाने के कारण शिप अपने आप ही ऑटो पायलट से मैनुअल में आ जाता है, जिसके कारण शिप धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है और प्लैनेट LV-410 के रिंग्स की तरफ बढ़ने लगता है। शिप के मैनुअल मोड में जाते ही एंडी भी अपने स्लीप मोड से उठ जाता है और रेन को कार्गो पॉड की तरफ जाता देख तुरंत उसकी मदद के लिए उठ खड़ा होता है। उधर रेन तुरंत शिप से कार्गो पॉड में जाकर इस बच्चे को ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ सिर्फ अब वो अंडा था। बच्चे का कोई अता पता नहीं था, सिर्फ किसी चीज के बड़े बड़े पंजों के निशान रेन को वहां दिखते हैं। उधर एंडी सबसे पहले क्रायोपॉड्स के पास पहुंचता है, जहां के की हालत बहुत खराब थी। कि ये देख हैरान थी कि उसके स्तन से वही काला चिपचिपा फ्लूइड दूध की तरह निकल रहा था। तभी वो चौंक पड़ती है।
एंडी के पीछे वही इंसानी बच्चा था जो अब एक बहुत बड़े इंसान में बदल चुका था। ये एक ह्यूमन ज़ेनोमॉर्फ का हाइब्रिड था। ये धीरे धीरे एंडी की तरफ बढ़ता है और उसके गले पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो अपनी माँ के पास पहुंचता है और मुंह से ज़ेनोमॉर्फ की ही तरह एक छोटा सा मुंह बाहर निकालता है। तभी नीचे कार्गो पॉड में रेन को के की बुरी तरह से चीखने की आवाज़ आती है। रेन तुरंत ऊपर शिप में पहुंचती है, जहां सबसे पहले उसे एंडी घायल हालत में मिलता है। वो तुरंत उसे के की मदद करने को कहता है। रेन जैसे ही के पास पहुंचती है, वो देखती है कि हाइब्रिड के शरीर का सारा खून पी चुका था, जिसके कारण उसकी पूंछ बढ़ती जा रही थी। एक तरह से के का खून जो उस काले फ्लूइड में बदल चुका था, वो इस जीव की ग्रोथ में मदद कर रही थी। रेन को देख यह हाइब्रिड उसकी तरफ बढ़ने लगता है। रेन तुरंत उसे क्रायोफ्यूल से फ्रीज करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन यह हाइब्रिड उसके हाथ पर मारकर क्रायोफ्यूल की गन को नीचे गिरा देता है, जिसके कारण चारों तरफ क्रायोफ्यूल फैल जाता है और यह हाइब्रिड रेन को देख नहीं पाता। रेन तुरंत वहां से भाग जाती है और एंडी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन एंडी बिल्कुल बंद पड़ चुका था। वो तुरंत भागकर शिप के उस हिस्से में आ जाती है जहां से कार्गो पॉड के लिए रास्ता था। वो तुरंत इस हिस्से के गेट को बंद कर देती है। क्रायोफ्यूल के लगातार चलने के कारण शिप का टेम्परेचर बुरी तरह गिरने लगा था। ठंड के मारे रेन तुरंत स्पेस सूट पहन लेती है। उसी पल रेन शिप के स्क्रीन पर आ रहे इंस्ट्रक्शंस को देखती है, जिसमें शिप का कंप्यूटर कार्गो पॉड को अलग करने की वार्निंग दे रहा था, क्योंकि उसमें छेद हो गया था। रेन तुरंत एक प्लान बनाती है। वो तुरंत खुद को शिप की केबल से कनेक्ट कर लेती है। उसी पल वो हाइब्रिड भी इस हिस्से के गेट को खोलकर अंदर आने लगता है। रेन तुरंत नीचे उतरकर कार्गो पॉड को पकड़कर रखने वाले 4 लीवर्स को एक एक करके खोलने लगती है। पहले 2 लीवर्स को खोलते हुए वो देखती है कि वो हाइब्रिड कार्गो पॉड के एंट्रेंस पर पहुंच चुका था। वो तुरंत आगे बढ़कर तीसरे लीवर को खोल देती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो हाइब्रिड एंट्रेंस पर था ही नहीं। वो हाइब्रिड चुपके से उसके पीछे आ चुका था। अगले ही पल वो अपनी पूंछ से रेन को नीचे गिरा देता है। शिप से कनेक्टेड उसकी केबल चौथे लीवर के हैंडल पर अटक जाती है। वो हाइब्रिड मुस्कुराते हुए रेन की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी रेन को पास में पड़ा हुआ अंडे का वो हिस्सा दिखता है, जिसके अंदर वही खूनी एसिड मौजूद था। वो तुरंत इस खून को कार्गो पॉड के फर्श पर गिरा देती है। अगले ही पल कार्गो पॉड में छेद हो जाता है और तेजी से कार्गो पॉड के अंदर से हवा बाहर की तरफ खींचने लगती है। एक जोरदार धमाका होता है और कार्गो पॉड का निचला हिस्सा फट पड़ता है, जिसके कारण रेन और वो हाइब्रिड नीचे गिर पड़ते हैं। केबल से कनेक्टेड होने के कारण रेन शिप से लटक जाती है। हाइब्रिड शायद नीचे गिर चुका ये सोच वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी अधमरी हालत में वो हाइब्रिड कार्गो पॉड के निचले हिस्से से बाहर निकलता है और रेन को पकड़ लेता है। फिर अपने मुंह के अंदर से छोटे मुंह को बाहर निकाल रेन के हेलमेट के शीशे को पूरी तरह से तोड़ने लगता है। रेन अपनी मौत से बस अब कुछ ही पल दूर थी। तभी वो देखती है कि इस हाइब्रिड ने अपनी पूंछ को कार्गो पॉड से जोड़ रखा था। फिर उसे अपनी केबल भी दिखती है जो चौथे लीवर के हैंडल में फंसी हुई थी। वो तुरंत अपनी केबल को खींच चौथे हैंडल को भी खोल देती है, जिसके कारण हाइब्रिड कार्गो पॉड के साथ नीचे गिर जाता है और प्लैनेट के रिंग से टकराकर कार्गो पॉड एक जोरदार धमाके के साथ नष्ट हो जाता है। रेन तुरंत वापस शिप के अंदर आ जाती है, जिसके बाद शिप अपने आप ही ऑटो पायलट में चला जाता है और प्लैनेट के रिंग से टकराने से पहले ही आसमान में ऊपर की तरफ उड़ जाता है। कुछ समय बाद यवागा प्लैनेट की तरफ कोर्स को सेट कर रेन एंडी को क्रायोस्टेसिस पॉड में लेटा देती है और खुद भी अपने पॉड में लेटने से पहले अपना क्रायो वॉइस लॉग रिकॉर्ड करते हुए कहती है, मैं यवागा प्लैनेट की तरफ निकल गई हूँ। मैं नहीं जानती मैं वहाँ पहुँचूंगी कि नहीं, लेकिन मेरी किस्मत में जो भी होगा उसे मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। मैं रेन कैराडाइन, द लास्ट सर्वाइवर ऑफ कोबलान शिप, साइनिंग ऑफ।